नमस्कार। आज हम नवनिर्माण कविता की अंतिम 4 चतुष्पदियां पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आज का अध्ययन शुरू करें, हमें पहली 4 चतुष्पदियों के बारे में भी देखना है। उनमें आए हुए मुख्य मुद्दों को एक बार दोहराना है। प्रथम 4 चतुष्पदियों में हमने देखा था कि कवि अलौकिक शक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, साथ ही मातृभूमि के प्रति उत्तरदायित्व की भावना व्यक्त करते हैं और मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहने का निश्चय करते हैं। ध्येय प्राप्ति के मार्ग में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, कवि उनसे मुकाबला करने का हौसला बढ़ाते हैं और बलवानों को यह संदेश देते हैं कि अपनी शक्ति का वे सदुपयोग करें, दुर्बलों की मदद करें। यही सूत्र आगे लेते हुए कवि 5वीं चतुष्पदी में कहते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। अर्थात जीवन में जिसका ध्येय निश्चित होता है और हर हाल में वह अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, वही सफल होता है। वह मार्ग में आने वाले संकटों से नहीं डरता, तो वह उन्हें चुनौती मानकर स्वीकार करता है। उनसे टकराते हुए वह आगे बढ़ता है और एक दिन हम उसे सिद्धि के शिखर पर विराजमान पाते हैं। सिद्धि माने सफलता। वह सफलता के शिखर पर माने सफलता की चोटी पर जा पहुंचता है। इतिहास के पन्नों पर ऐसे व्यक्ति को गौरवपूर्ण स्थान मिलता है। आप अगर देखोगे, विचार करोगे, तो पाओगे कि हर महान व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ा है। वीर सावरकर, शिवाजी महाराज, इन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए ही जीवन बिताया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब अमेरिका और बाद में इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, तब उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत अभावग्रस्त थी। वे कई बार आधे पेट या खाली पेट भी रहते थे और ग्रंथालय में 16 से 18 घंटे तक अध्ययन करते थे। उनके सामने सिर्फ एकमात्र ध्येय था कि उच्च अध्ययन प्राप्त करना है। इसलिए सुबह ग्रंथालय में आने वालों में वे सबसे पहले होते थे और रात ग्रंथालय बंद होने तक रुककर पढ़ाई करने वाले वे ही थे। इतिहास किसी की यूं ही जय जयकार नहीं करता बच्चों। कवि यही बात यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। अब हम जो चतुष्पदी पढ़ेंगे, उसमें कवि हमारे जीवन का मार्ग कैसा हो, यह बता रहे हैं। हमें मुश्किलों को पार करते हुए मंजिल तक जाना है, मगर ऐसे रास्ते पर हमें प्यार बांटते हुए मानवतापूर्ण व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए कवि कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अर्थात हमें प्रेम से, स्नेह से यह जीवन का सफर पूरा करना है। इसलिए यह मार्ग प्यार भरा हो, साथ ही नैतिक मूल्यों के मार्ग पर हमें चलना है। हमारे जीवन की नींव है नैतिकता। इसके बगैर जीवन खोखला है, निरर्थक है और इस जीवन में हमारा ही नहीं तो सबका अधिकार है। इसलिए स्नेह, मानवता के गीत गाते हुए आगे बढ़ना है। संपूर्ण समाज के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए। यही कवि का संदेश है। 7वीं चतुष्पदी अब हम पढ़ेंगे। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। स्त्री और पुरुष समानता का संदेश इस पद में कवि हमें देते हैं। देश निर्माण के इस कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। दोनों का योगदान इस महान कार्य की पूर्तता के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है, जो हर कार्य में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें सामाजिक विरोध भी सहना पड़ेगा। अब सामाजिक विरोध क्यों सहना पड़ेगा? क्योंकि उस समय स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और इसलिए स्त्रियों का पुरुष के साथ बाहर निकालना यह समाज के लिए बिल्कुल विरोध की बात हो सकती थी। कवि इस विरोध को कांटों के ताज की उपमा देते हैं।
नर नारी जब साथ चलेंगे तो कई कठिनाइयां सामने आएंगी, मगर इन कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करेंगे तो ही वे नए समाज की निर्मित कर पाएंगे। इस कविता की अंतिम चतुष्पदी अब हम पढ़ते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यह अतीत का भी गीत अच्छा था। आज वर्तमान में हम अपने देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हैं। वर्तमान समाज की समस्याएं देखने के बाद कवि यह महसूस करते हैं हमारे देश की महान गौरवशाली परंपराएं कितनी अच्छी थी, हमें जिन्होंने साथ दिया वे लोग कितने अच्छे थे, इस बात का हमें एहसास होता है। परंतु कवि कहते हैं कि सिर्फ इतिहास का गौरव गीत गाकर कुछ नहीं होगा, तो हमें ऐसा भी कुछ कर दिखाना है कि भविष्य में आने वाली नई पीढ़ी हमारा गौरव करे। अतीत तो महान था ही, हमें वर्तमान को भी महान बनाना है। इस कर्तव्य का एहसास कवि हमें कराते हैं, क्रियाशील होने का संदेश देते हैं। मुझे विश्वास है कि ये संपूर्ण कविता आप समझ पाए होंगे। इस कविता में हमने ये नए शब्द देखे थे। सिद्धि का अर्थ है सफलता, ताज मतलब मुकुट, सहचर जो हमारे साथ चलता है, हम सफर, और अतीत माने हमारा भूतकाल। इस चित्र में हम देख रहे हैं सफल इंसान को जो सफलता के शिखर पर पहुंचा हुआ है। इन 4 चतुष्पदियों में जो मुख्य बातें हमने देखी वह एक बार दोहराते हैं। गौरवशाली कार्य कर दिखाने की प्रेरणा हमें कवि देते हैं, प्रेम और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं, साथ ही स्त्री और पुरुष समान है यह मंत्र भी कवि हमें बताते हैं। कवि कहते हैं कि हमें भले ही गौरवशाली अतीत का वर्णन करना है, परंतु उसके साथ साथ हमें उज्जवल भविष्य भी बनाना है, महान कार्य कर दिखाना है। यह उपदेश कवि ने हमें दिया हुआ है। कविता के बाद हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय में हम पहली कृति देखते हैं, आकलन की कृति। इसमें आपको अ और आ 2 प्रश्न दिए हैं और आपको ये कृति पूर्ण करनी है। पहला प्रश्न या पहली कृति है, बल इसके लिए होता है। किन बातों के लिए बल होता है? चतुष्पदी में 2 बात कवि ने बताई है, पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए और सबकी मदद करने के लिए। आपको ये उत्तर वहां लिखना है। दूसरी कृति है, जिसे मंजिल का पता रहता है वह क्या होता है उसके साथ, तो वह सफलता के या सिद्धि के शिखर तक पहुंचता है। और दूसरी बात है, इतिहास में वह गौरवशाली स्थान प्राप्त करता है। आकलन कृति के बाद आपके लिए है शब्द संपदा। शब्द संपदा में आपको उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करने के लिए और उनका वाक्य में भी प्रयोग करने के लिए कहा गया है। पहला शब्द दिया है नीति, इसे आपको उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग मतलब जो शब्द या जो अक्षर शब्द के पहले आते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रत्यय। अब पहला शब्द है नीति, इसे हम उपसर्ग लगाते हैं अ, शब्द बन जाता है अनीति। अनीति का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग हम कर सकते हैं कि हमें अनीति के मार्ग पर कभी भी नहीं चलना है। दूसरा शब्द है बल। इसके लिए तो कई सारे उपसर्ग लगाकर हम शब्द बना सकते हैं, सबल, निर्बल, दुर्बल। अब हम सबल शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिखा सकते हैं। सबल लोगों को दुर्बलों की या कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। शब्द संपदा के बाद आपको अभिव्यक्ति के लिए पूछा गया है। कविता के ही 2 विचार आपके सामने रखे गए हैं और उस पर आपको अपनी राय देनी है, अपनी राय अभिव्यक्त करनी है। पहला वाक्य दिया है, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। मैं आपको थोड़ा मार्गदर्शन कर सकती हूँ, आप विस्तार पूर्वक इसके बारे में बाद में लिख सकते हो। जिस भूमि में हम जन्म लेते हैं, जहाँ हम पलते बढ़ते हैं, जो संस्कार हम प्राप्त करते हैं, वह हमें जीवन भर ध्यान में रखने हैं। जब हम इन संस्कारों को, यहाँ पर प्राप्त की हुई सभ्यता को
सम्मान करेंगे उनका और नैतिक कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हम जरूर सफल होंगे। कर्तव्यों का पालन हमें करना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो हमेशा अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, संस्कारी, विनम्र और कर्मठ नीतिमान होता है, वही अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। आप इस विचार के पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय दे सकते हो और विस्तार पूर्वक उसे और भी स्पष्ट कर सकते हो। अब दूसरा वाक्य है, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। नर और नारी अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों समान है। समाज की प्रगति के लिए दोनों का योगदान आवश्यक है। दोनों मिलकर साथ चलकर यह काम कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी पीछे रहा तो समाज का नवनिर्माण नहीं हो सकता। स्त्री और पुरुष मानो प्रगति के रथ के दो पहिए हैं और इन दोनों पहियों को एक दिशा में एक गति से साथ साथ आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से समाज की प्रगति होगी, नवनिर्माण होगा। यहाँ आप अलग अलग उदाहरण देकर इस बात को और भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको रसास्वादन की कृति दी गई है और उसके लिए आपको मुद्दे भी दिए गए हैं, जिन मुद्दों पर आपको दी गई चतुष्पदी का या दिए गए पद का रसास्वादन करना है। सबसे पहले आपको रचनाकार का नाम लिखना होगा, फिर पसंद आई हुई पंक्तियां आपको स्पष्ट करनी है। ये पंक्तियां क्यों आपको पसंद आई है, इसका कारण भी आपको वहां पर लिखना है। कविता की केंद्रीय कल्पना आपको देनी है। इस प्रकार रसास्वादन का यह प्रश्न आप पूर्ण करोगे। इसके बाद में आपको सामान्य साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। अब आपको प्रस्तावना में इसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है कि चतुष्पदी की विशेषता या लक्षण क्या क्या है। आप लिखोगे चतुष्पदी में 4 चरण होते हैं। पहला लक्षण आपने लिखा और दूसरा आप लिखोगे कि चतुष्पदी की पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में या चरण में तुकबंदी होती है। आप इस प्रकार ये उत्तर पूर्ण कर सकते हो। आगे आपको पूछा गया है त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। यह भी आपको प्रस्तावना में मिल सकते हैं। कई सारे उनके नाम वहां पर बताए गए हैं। आप उदाहरण के रूप पर ले सकते हो गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, धरती, दिगंत, कई सारे उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हो। अब छठा जो वाक्य शुद्धिकरण के लिए आपको दिया हुआ प्रश्न है वह हम देखते हैं। यहाँ हर वाक्य में कोई ना कोई गलती है। वह मानक वर्तनी के आधार पर हो सकती है, शब्दों के क्रम के आधार पर हो सकती है। आपको वह गलती ढूंढनी है और उसे वाक्य शुद्ध करके फिर लिखना है। पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अब यहाँ आपको वाक्य सुधार कर लिखना है, अतिथि आए हैं, है पर आपको अनुस्वार देना है और नहीं पर भी अनुस्वार देना है। ये वाक्य फिर से आपको ठीक तरह से लिखना है। दूसरा वाक्य है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। यहाँ आपको अज्ञान शब्द में सुधार करने हैं। अज्ञान शब्द को शुद्ध करना है। वहां ज्ञ शब्द का, ज्ञ अक्षर का आप उपयोग करो। अज्ञान, ठीक से आपको वह शब्द लिखना है। तीसरा वाक्य देखिए, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। पराजय शब्द स्त्रीलिंगी है, इसलिए आपको वाक्य लिखना है उसके सत्य की पराजय हो जाती है। चौथा वाक्य पढ़िए, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। अब ताकत शब्द नहीं, यहाँ आपको ताकत लिखना है। द के स्थान पर त लिखना है, प्रेरणा और ताकत। और यहाँ भी आप देखोगे मैं पर अनुस्वार नहीं है, आपको वो भी लिखना है। तो प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। पांचवा वाक्य पढ़ो, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। संतान शब्द पुल्लिंगी है, तो आपको लिखना है दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। आगे के वाक्य पढ़िए अब,
छठा वाक्य है, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। अब आपको सिर्फ शब्दों का क्रम यहाँ पर बदलना है, तो ही वाक्य का अर्थ आपके समझ में आएगा। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, इस प्रकार आपको वाक्य लिखना है। सातवां वाक्य पढ़ो, उसमें फूल बिछा दे। अब यहाँ पर फूल शब्द का उकार आपको दूसरा देना है, दीर्घ शब्द है फूल, उसमें फूल बिछा दे, इस प्रकार आपको वो वाक्य बदलना है। आठवां वाक्य देखिए, कहाँ खो गई है आप। अब वहां प्रश्न चिन्ह चाहिए, क्योंकि प्रश्नार्थक वाक्य है, तो प्रश्न चिन्ह दीजिए और है पर अनुस्वार दीजिए, क्योंकि यहाँ आदरार्थी बहुवचन है। तो कहाँ खो गई हैं आप। नौवां वाक्य देखिए, एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ भी आपको शब्दों के क्रम योग्य करने हैं। मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब आपको अर्थ स्पष्ट होगा। अंतिम वाक्य देखते हैं, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। अब इसे ज्यादा अच्छी तरह से हम कह सकते हैं, चलते चलते हमारे बीच अंतर कम हो गया था। का को आपको हटाना है। इस प्रकार हमने दिए हुए वाक्य शुद्ध किए हैं। ये सारे स्वाध्याय को आप अपनी कॉपी में ठीक तरह से लिखने वाले हो। धन्यवाद।